जय हिंद, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूपीएससी और जिंदगी नामा। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस चैनल पर हम विदेश नीति की एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और इस सीरीज को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित पुस्तकों के लेखक आदरणीय डॉक्टर उदयभान सिंह सर बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपको। साथियों, आज हम बात करेंगे एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जी की विदेश नीति के संबंध में, क्योंकि आपने पिछला वीडियो देखा, हमने पीवी नरसिम्हा राव की विदेश नीति के बारे में बातचीत की है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो सीरीज है विदेश नीति की आपको पसंद आ रही होगी और इस सीरीज में अगर आप पेन पेपर लेकर के बैठे हैं तो ये सीरीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे किस्से कहानियां सर बता रहे हैं कि हमें जो है मज़ा भी आ रहा है। जो कि पिछले उसमें पीवी नरसिम्हा राव वाली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से अटल जी के किस्से सर ने सुनाए, तो काफ़ी सामान्य जन के लिए भी विदेश नीति की एक रोचक तरीके से जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। तो सर, हम समझना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमें एचडी देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी के थोड़ा सा व्यक्तित्व के बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, एचडी देवगौड़ा का राष्ट्रीय राजनीति में उदय परिस्थितियों के कारण हुआ। भारत की राष्ट्रीय राजनीति में अचानक वह धूमकेतु की तरह से उभरे। 1996 में लोकसभा का चुनाव होता है। कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, बहुमत से पीछे छूट जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल बन करके उभरती है, लेकिन उसे बहुमत नहीं मिलता। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। वाजपेयी जी शपथ भी लेते हैं, सरकार भी बनाते हैं, लेकिन 13 दिन के बाद वह त्याग पत्र दे देते हैं। इसके बाद यह प्रयास होता है कि सरकार कैसे बनाई जाए। एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी जिसके पास 140 लोकसभा, दूसरी तरफ वामपंथी अन्य क्षेत्रीय दलों द्वारा एक मिल करके गठबंधन बनाया जाता है जिसका नाम संयुक्त मोर्चा रखा जाता। संयुक्त मोर्चा ने सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह को अपना नेता चुनता, लेकिन बीपी सिंह प्रधानमंत्री का पद लेने से अस्वीकार कर देते। इसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु पर उनकी उम्मीदें केंद्रित होती है प्रधानमंत्री बनाने का संयुक्त मोर्चा निर्णय भी, लेकिन ज्योति बसु की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है। ज्योति बसु प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। इसके बाद अनेक नामों पर चर्चा होती है। कहा जाता है कि इस दौरान मुलायम सिंह के नाम पर भी चर्चा होती है, लेकिन लालू यादव जी खुलकर विरोध करते हैं, जिसके कारण मुलायम सिंह का नाम पर आगे विचार नहीं होता। जीके भूपनार जो तमिलनाडु के नेता थे, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तमिल मनीला कांग्रेस बनाई थी, जिसमें चिदम्बरम जैसे नेता भी उनके साथ थे। लगभग 22 या 23 सीटें इनके पास थे, इन पर भी विचार होता, लेकिन तमिलनाडु के जो अन्य दल थे इनके नाम पर सहमति। अंततो गत्वा कर्नाटका के मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा पर बात बनती है। तो राष्ट्रीय राजनीति का अनुभव एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनने के पहले नहीं के बराबर था। तो सर, ये भी क्या कहा जा सकता है कि एचडी देवगौड़ा जो थे यह जनता दल के नेता थे। कर्नाटका में जनता दल की सरकार थे। उस समय जनता दल एक था, बाद में कई भागों में बटा। तो एचडी देवगौड़ा अचानक राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और लगभग जो होता है 11 महीने सत्ता में रहते हैं। यह जून 1996 के फर्स्ट वीक में शपथ लेते हैं। सर, चूंकि एचडी देवगौड़ा जी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमें समझना आवश्यक है कि उनकी विदेश नीति के प्रमुख बिंदु क्या। देखिए, देवगौड़ा जी की अपनी अलग से कोई विदेश नीति नहीं। जो पूर्व के प्रधानमंत्रियों ने जिन सिद्धांतों पर भारत की विदेश नीति को स्थापित किया था उसको लेकर के या आगे। हाँ, लेकिन इन्होंने अपने मंत्रिपरिषद में इंद्र कुमार गुजराल को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया था। इंद्र कुमार गुजराल बीपी सिंह सरकार में भी विदेश मंत्री थे। इंदिरा गांधी की सरकार में वह सूचना प्रसारण मंत्री थे। इंद्र कुमार गुजराल के बारे में कहा जाता सोवियत संघ के बहुत निकट थे। तो इंद्र कुमार गुजराल ने अपने विदेश मंत्रित्व काल में गुजराल डॉक्ट्रिन की स्थापना किया।
पड़ोसियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण दिया। जो एच.डी. देवगौड़ा की विदेश नीति के प्रमुख पहला जो भारत की विदेश नीति के परंपरागत तत्व हैं जैसे गुटनिरपेक्षता, पंचशील, वह सब कुछ थे। उसके साथ साथ गुजराल सिद्धांत इनका पहला बिंदु था। दूसरा, पड़ोसियों के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाना। तीसरा, देश की सामरिक संप्रभुता को के प्रति दृढ़ता का दृष्टिकोण अपनाना। सीटीबीटी परमाणु प्रतिषेध निषेध संधि को लेकर के कठोर दृष्टिकोण अपनाना, उस पर सिग्नेचर करने से मना कर देना। इनकी विदेश नीति में भी पूरब की ओर देखो की नीति का भी समावेश था, जिसका सूत्रपात पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने पूरब की ओर देखो नीति को और आगे बढ़ाया, जहां पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में भारत आसियान के क्षेत्रीय फोरम का सदस्य बना, तो 1996 में भारत आसियान का फुल डायलॉग पार्टनर बना। सर, चूंकि देवगौड़ा जी के कार्यकाल के दो प्रमुख समझौते पर चर्चा देखिए देवगौड़ा, हाँ बिल्कुल आपने कहा, जो अक्सर पूछा जाता और जो आप जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आप हमसे पूछना चाहते हैं कि वह दो प्रमुख समझौते क्या थे। देखिए, एच.डी. देवगौड़ा जी पड़ोसियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। वह पड़ोसियों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखते थे। एच.डी. देवगौड़ा की जो नीति थी वह पड़ोसियों के साथ बार्गेनिंग करने पर फोकस नहीं। एच.डी. देवगौड़ा पड़ोसियों को एक तरफा आप कहें अत्यधिक छूट देना चाहते थे। वह गुजराल सिद्धांत के अनुसार चले। तो दो समझौते, गंगा जल समझौता जो पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश के साथ हुआ 30 वर्ष, जो गंगा नदी के जल के बंटवारे को लेकर के हुआ था, जो दोनों देशों के बीच 1975 से लेकर के वह विवाद चल रहा था। और दूसरा, नेपाल के साथ उन्होंने एक समझौता किया, महाकाली नदी समझौता किया, जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच नदियों पर जो बांध बनाने, बिजली घर बनाने, जल विद्युत प्रयोग या जल विद्युत परियोजना बनाने को लेकर के एक सहमति बनी। सर, जब आप गुजराल डॉक्ट्रिन की चर्चा कर रहे थे तो थोड़ा सा गुजराल डॉक्ट्रिन के बारे में और हमें बताइए और सकारात्मक इसके पहलू क्या। देखिए, पहले तो हम आपको बताना चाहें गुजराल डॉक्ट्रिन के प्रमुख स्तंभ क्या है। देखिए, गुजराल डॉक्ट्रिन गुजराल द्वारा भारत के विदेश नीति के संदर्भ में बनाया गया एक सिद्धांत है। गुजराल डॉक्ट्रिन पड़ोसियों के संदर्भ में मुख्य रूप से बनाई गई। गुजराल डॉक्ट्रिन का पहला बिंदु है गैर पारस्परिकता। बिना हम किसी अपेक्षा के हमें अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग का व्यवहार। गुजराल डॉक्ट्रिन यह कहती है कि हमें पड़ोसियों के साथ रिश्तों को सुधारते समय फिजिक्स का नियम, ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा को अप्लाई नहीं करना है। हमें एक तरफा उनको छूट देनी है, उनको सहयोग करना है, चाहे जैसा वो संबंध। हमें यह नहीं सोचना है कि वह हमको क्या दे रहे हैं। पहला। दूसरा पॉइंट इनका क्षेत्रीय संप्रभुता की बात करते हैं कि हमें क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता को सम्मान करना चाहिए, उनके अस्तित्व को स्वीकारना चाहिए। तीसरा पॉइंट इनका आता है नो इंटरफेरेंस। हमें पड़ोसी देशों के मामलों में उनके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए उनके अंदर। चौथा, क्षेत्रीय अखंडता की बात की जाए कि दक्षिण एशिया हो या दक्षिण पूर्व एशिया हो, इसमें बड़े देशों का हस्तक्षेप नहीं हो। दक्षिण एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया की समस्या का समाधान इस देश के लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए, इस क्षेत्र के देशों। पांचवा पॉइंट इनका था द्विपक्षीय समाधान। अगर हमारे बीच विवाद है तो कहीं न कहीं उसका समाधान आपस में हम और आप बातचीत करके निकालेंगे। किसी तीसरे देश या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को
संस्था को इसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। वह आपसी विवाद को द्विपक्षीय विवाद के रूप में देखते थे। सर, गुजराल डॉक्ट्रिन के जब आप सकारात्मक पहलुओं के बारे में बता रहे थे तो दिमाग में एक सवाल आता है कि कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स निगेटिव होंगे। अभी हमने सकारात्मक कोई चर्चा आपसे नहीं किया कि गुजराल डॉक्ट्रिन के हमने पॉइंट्स आपने बताए, तो आप कुछ इसकी खूबियां जो देखिए, गुजराल डॉक्ट्रिन का सकारात्मक संवाद को बढ़ावा दे, पड़ोसियों के साथ मित्रता का व्यवहार करना। गुजराल डॉक्ट्रिन इस बात पर बल देते थे कि हम अपने तरफ से प्रयास करके पड़ोसियों को अपने नजदीक ला सकते हैं और संवाद के माध्यम से जो है और संवाद को शुरू करके विवादों का हल खोज सकते। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में छोटा भाई और बड़ा भाई का कोई कंसेप्ट नहीं होता, बराबर। हाँ, भारत पर हमेशा यह आरोप लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में बिग ब्रदर की भूमिका अपनाना चाहता, वह अपने पड़ोसियों को छोटे भाई की तरह देखता। तो इंद्र कुमार गुजराल ने जो सिद्धांत बनाया उसमें समानता की बात उन्होंने कहा पड़ोसियों के साथ एक तरफा संवाद और सहयोग होना चाहिए। पड़ोसियों के साथ मतभेद को द्विपक्षीय आधार पर समाधान। हम बड़े देश हैं तो हम अपने अनुसार उनको सहयोग करें और हमें अपेक्षा नहीं करना चाहिए। दूसरा, गुजराल डॉक्ट्रिन का एक और खूबसूरत पहलू था कि यह कहीं न कहीं पश्चिम और पूरब, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच एक संतुलन बनाकर चलना चाहते थे। यह गुजराल का संबंध जब सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में थे तो उनके सोवियत संघ से अच्छे थे। सुषमा स्वराज ने इसको लेकर के जो है लोकसभा में एक बयान भी दिया था। जब इंद्र कुमार गुजराल अपना बहुमत सिद्ध करने जा रहे थे तो उस समय सुषमा स्वराज ने कहा था कि आज सोवियत संघ के लाडले को जो है या रूस के लाडले को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन इसके पीछे की कहानी और कुछ है जो कभी हम चर्चा आपसे करेंगे। लेकिन सर, जैसे एक मेरा सवाल है कि इंद्र कुमार गुजराल सोवियत संघ के इतने नजदीक क्यों थे? क्या खास बात थी? सोवियत संघ के जो थे एक वैचारिक आधार पर नजदीक थे और कहा जाता है कि कुछ बड़े जो ताकतें होती हैं किसी न किसी रूप में विदेशों में अपने पक्ष में एक लॉबिंग तैयार करती है। तो सोवियत संघ ने इंद्र कुमार गुजराल को 1970 के आसपास अपने लिए पक्ष में जो है लॉबी तैयार भारत में और इंद्र कुमार गुजराल सोवियत संघ में लंबे समय तक राजदूत के रूप में भी काम किए थे। ये बड़ा कारण है। हाँ, इस कारण सोवियत संघ में के नेताओं के साथ इनके एक संबंध और इंदिरा गांधी के शुरू में भी विश्वसनीय थे, विश्वास पात्र नेताओं में थे। इंदिरा गांधी का वामपंथी दलों के साथ संबंध अच्छे रहे हैं शुरुआती दौर में। तो सर, जो गुजराल डॉक्ट्रिन था उसके पॉजिटिव पॉइंट के बाद नेगेटिव पॉइंट बताइए। देखिए, गुजराल डॉक्ट्रिन का सबसे नेगेटिव पॉइंट है कि उन्होंने जो भारत के खुफिया तंत्र को जो तहस नहस कर दिया। गुजराल उन्होंने रा की एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगा दिया। रा के एजेंटों के बारे में ईरान और पाकिस्तान को जानकारी उन्होंने उपलब्ध करा। भारत में दो ही व्यक्ति ऐसे हुए जो देश के खुफिया तंत्र को कमजोर किए, इंद्र कुमार गुजराल और हामिद अंसारी। हामिद अंसारी ईरान में राजदूत थे जब इंद्र कुमार गुजराल 1996 में विदेश मंत्री थे। 1997 में वह जो थे क्या कहते प्रधानमंत्री। इंद्र कुमार गुजराल ने खान की एक्टिविटीज पर प्रतिबंध लगा दिया। खान के एजेंटों के बारे में पाकिस्तान और ईरान के साथ शेयर किया। खुफिया तंत्र को बजट कम आवंटित किया जाने लगा, आईबी को, एफआईए को। हाँ, कहा जाता है कि इन्होंने देश की खुफिया तंत्र को कमजोर किया, देश की सुरक्षा व्यवस्था को एक प्रकार से कमजोर किया। यह एक नकारात्मक। दूसरा नकारात्मक पॉइंट गुजराल सिद्धांत का गैर पारस्परिकता का सिद्धांत। इन्होंने कहा कि हमें एक तरफा पाकिस्तान को या पड़ोसी देशों को छूट देनी चाहिए। वर्तमान दौर में इससे हम सहमत नहीं है।
जब हम एक तरफा अपने विरोधियों को छूट देने लगते हैं तो वह इसे हमारी कमजोरी मान लेता है। सही बात। और हम ब्लैकमेल करने लगते हैं। तो सौभाग्य से इंद्र कुमार गुजराल का कार्यकाल हो प्रधानमंत्री के रूप में 11 महीने का ही रहा, इसलिए हम बहुत अधिक क्षति नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने देश के खुफिया तंत्र को कमजोर किया। पाकिस्तान के प्रति इनके मन में अत्यधिक लगाव था। कहा जाता पाकिस्तान के प्रति अत्यधिक आदर्शवाद की यह भावना से जुड़े हुए थे। अब अत्यधिक लगाव के कारण भी इनके कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ बहुत सकारात्मक प्रभाव नहीं आया, बल्कि आतंकवादी गतिविधियां अधिक हुई, घुसपैठ अधिक हुआ। तो सर अगर हम गुजराल डॉक्ट्रिन को आज के संदर्भ में समझें तो उसकी क्या प्रासंगिकता? देखिए, आज के संदर्भ में गुजराल डॉक्ट्रिन अप्रासंगिक हो चुका, लेकिन कुछ दिन कि हमें पड़ोसियों के साथ संवाद करना चाहिए, इसे हम स्वीकार करते हैं। हाँ, पड़ोसियों के साथ संवाद करने भी चाहिए और समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार पड़ोसियों के साथ हमें कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो जो गुजराल डॉक्ट्रिन में एक तरफा छूट देने की बात, वह वर्तमान में प्रासंगिक नहीं रह गया है। वहाँ हम इतना ही प्रासंगिक है कि हम पड़ोसियों के साथ संवाद करें। पड़ोसी हमारे लिए पहले हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन पड़ोसी किस प्रकार का हमें व्यवहार करते, उसी के अनुरूप हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में व्यवहार करते। वर्तमान दौर शक्ति का दौर है। शांति शक्ति में निहित होती है, शांति कमजोरी में निहित नहीं है। तो वर्तमान दौर में हमें गुजराल सिद्धांत बहुत प्रासंगिक नहीं नजर आता। पड़ोसियों पर हमें दबाव भी बनाना पड़ता, प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में। संदीप जी, आपको याद दिलाना, भारतीय प्रधानमंत्री मालदीव ने जब भारत के साथ गलत रवैया अपनाया तो मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में जाकर समुद्र के किनारे कुछ घंटे चेयर लगाकर अकेले बैठ गए। इसका एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि मालदीव में पर्यटन उद्योग प्रभावित हुआ। आज लक्षद्वीप पर्यटन का एक केंद्र बिंदु करके उभरा। अगर कुछ घंटे भारतीय प्रधानमंत्री चुपचाप जाकर बैठ जा रहे हैं, उससे अगर मालदीव की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है, तो अगर भारत प्रत्यक्ष रूप से कदम उठाएगा तब उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सर जैसे आपने ये चर्चा की कि मालदीव में प्रधानमंत्री जी बैठे थे कुर्सी, मालदीव में नहीं, लक्षद्वीप में। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप अपने विशेषज्ञता के अनुसार बताएं, ये विदेश नीति का ये कौन सा हिस्सा है कि कुछ बोलूंगा नहीं, बैठ जाएंगे, और सचमुच उनसे प्रभावित इतना हुआ? कार्य करने की एक शैली होती है व्यक्ति। मालदीव चल के आया। हाँ, यह जरूरी नहीं है कि सब कुछ हम बोल कर करें, कुछ सांकेतिक रूप में भी काम हमें करना पड़ता है, बोलना जरूरी नहीं होता। संकेतों की भी अपनी भूमिका होती है। तो भारतीय प्रधानमंत्री में कहीं न कहीं जो होता, सांकेतिक कूटनीति करने की क्षमता भी उनमें बहुत अधिक है। बिल्कुल, इसको सांकेतिक कूटनीति कहेंगे। सांकेतिक कूटनीति में उन्होंने चेयर लगाकर बैठते, किसी को आपत्ति भी नहीं कि हम तो अपने देश में बैठे हैं, धूप ले रहे हैं, नारियल का पेड़ है। की व्यवस्था चरमरा गई थी। क्योंकि उन्होंने उद्योगपतियों को एक संदेश दिया, पर्यटकों को संदेश दिया। हमें सबसे पहले थैंक्स बोलना होगा तो सचिन तेंदुलकर का बोलना होगा कि उन्होंने जब मालदीव ने भारत के प्रति नकारात्मक, तो अपनी मालदीव में उस समय छुट्टी बिताने जा रहे थे, उन्होंने मालदीव जाना बंद कर दिया जब प्रधानमंत्री ने इशारों में संकेत किया। उसके बाद बॉलीवुड या अन्य भारतीय बहुत सारे लोग नहीं जाना शुरू कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री के संकेत को समझा उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले, क्योंकि उन्हें गुगली झेलने की आदत है। क्रिकेट की भाषा में कहें तो स्पिनर और तेज गेंदबाजों की उंगलियों को देख करके उन्हें पढ़ना पड़ता कि किस तरह की बॉल आ रही है। उस अनुभव को उन्होंने प्रधानमंत्री के वहां पर बैठने से उन्होंने एक संदेश दिया कि प्रधानमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं। सर शायद इजराइल के साथ भी समुद्र के पानी, खारे पानी को मीठा बनाने के लिए कुछ समझौता उस दौर में हुआ ना?
हाँ, इंडिया इजराइल के साथ हमारे, देखिए इजराइल ने एक रेगिस्तान में हरियाली ला दिया और इजराइल के पास पीने के लिए मीठा पानी नहीं था, तो इसको समुद्र लेकर के पानी को समुद्र के पानी को पीने तो लायक कहीं बना न कहीं इजराइल से ही हमने जो था एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन का कंसेप्ट लिया। इजराइल के माध्यम से हम जो है कहीं न कहीं जो नई तकनीक को लाकर उड़ीसा के कालाहांडी क्षेत्र में या राजस्थान के थार मरुस्थल के क्षेत्र में कृषि की नई पद्धतियां डेवलप कर रहे हैं। सर, इंद्र कुमार गुजराल जी के संदर्भ में एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, अमेरिका के संबंध में उनकी क्या नीति थी? देखिए, अमेरिका के साथ उन्होंने संतुलन बनाने पर बल दिया, अमेरिका के और भारत के संबंधों को सुधारने पर बल दिया, लेकिन बहुत प्रभावी नहीं हो पाए। अमेरिका देवगौड़ा के समय में भी, अमेरिका इंद्र कुमार गुजराल के समय में भी भारत पर दबाव बनाता रहा कि आप परमाणु परीक्षण प्रतिषेध संधि पर हस्ताक्षर, लेकिन भारतीय संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया हुआ कि इस संधि को हम अस्वीकार करते हैं, यह संधि भेदभाव मूलक है। कोई भी सरकार इस संधि के पक्ष में तब तक बयान नहीं देगी जब तक कि संसद अनुमति नहीं देती। तो अमेरिका के साथ वो संबंध बढ़ाना चाहे, लेकिन प्रभावी नहीं हो पाए। कुछ महीनों का कार्यकाल रहा, जिसके कारण बहुत अच्छे, हाँ, एक शुरुआत किया। वो चाहते थे कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को हम के बीच जो बनाना चाहे। सोवियत संघ विखंडित हो चुका था, रूस हो चुका था उस समय, रूस कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अधिक ये प्रभाव नहीं डाल पाए। बिल्कुल सर, आज के हमारे सवाल जवाब और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे एचडी देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल जी के, वो तो आज आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और अब हम सर जानना चाहेंगे कि आप मार्गदर्शन कीजिए कि आगे किसकी विदेश नीति आने वाली है। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी जी के कालखंडों में मार्च 1998 से लेकर के मई 2004 तक की जो विदेश नीति रही है, उस पर हम चर्चा करें, या तो इस पर हम एक लंबा एपिसोड कर लेंगे या 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। तो आगे हम जब भी डिस्कस करेंगे, अब हम वाजपेयी जी को लेकर, मेरे भी फेवरेट हैं तो मजा, वाजपेयी जी को लेकर करेंगे। उसके कई छात्रों के का ये सुझाव आ रहा है कि आप जल्दी मोदी जी की तरफ आइए, मोदी जी के 12 वर्षों के, मैं भी एक्साइटेड हूं कि हम लेकिन बात करें। अभी वाजपेयी जी के पास 10 वर्षों में मनमोहन सिंह की डिस्कस करने, उसके बाद कई मेजर डेवलपमेंट मोदी जी की विदेश नीति के पर हम आएंगे। हमें कम से कम 3 एपिसोड वेट करना अभी हमने अपने दर्शकों से या जो हमारे विद्यार्थी, उनसे मैं कहना चाहूंगा, कुछ पाने के लिए कुछ इंतजार भी करना पड़ता। यह कि अभी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह के बाद कम से कम इन दोनों लोगों का 2-2 एपिसोड लेते हैं, 4 एपिसोड, तो आपको 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा मोदी जी तक आने के लिए। जो बिल्कुल सर, जो देख रहे हैं वो लोग ये बात समझ रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण चर्चा है। साथियों, आपने इस एपिसोड में देखा कि हमने एचडी देवगौड़ा जी और इंद्र कुमार गुजराल जी के कार्यकाल मुश्किल से 2 बरस के रहे, 1996 से अप्रैल 1998 तक। इन 2 वर्षों में दोनों लोगों ने मिल करके बिल्कुल एक तरह का कार्य किया, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो था वो गुजराल डॉक्ट्रिन था, जिस पर सर ने बहुत अच्छे हमें पॉइंट्स बताए। अगर इन पॉइंट्स को मैं कई बार बताता हूं कि अगर आप पेन पेपर लेकर के लिखें तो आपकी यूपीएससी की जर्नी हो या कहीं भी विदेश नीति पूछी जा रही हो, तो आपकी जर्नी काफ़ी आसान हो जाएगी। तो सर, इस बातचीत के लिए और आपके मार्गदर्शन के लिए बेहद धन्यवाद। हम अगले धन्यवाद संदीप, आपको भी एक बार